क्ले व्हीकल टॉयज, मिट्टी के खिलौने। चित्रपुर नाम के एक गांव में बजरंगी करके एक आदमी था। वह एक कुम्हार था। वह मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाकर बच्चों को बेचता था। एक दिन उसका बेटा पिंटू वहां पर आया और ऐसा बोला, पापा जी, मुझे भी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे दोस्त सुनील ने एक नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदा है। वो एक चार्ज पे 10 दिन तक चलता है। मुझे किसी भी तरह आप खरीदेंगे ना? वो कितने का है बेटा? सुनील बोला, वो 10,000 की है। पिंटू, सुनील के पापा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं खिलौने बनाने वाला 10,000 से वो कैसे खरीद सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको तरह तरह के मिट्टी के वाहन बना के दूंगा। आप उसी से खेलना। मैं सुंदर खिलौने बनाकर दूंगा। आप चिंता मत करो बेटा। ठीक है पापा। उसी दिन बजरंगी ने खूब मेहनत करके मिट्टी के मोटर बाइक, जीप, स्कूटर बना के दिया। पिंटू बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन पिंटू उसके सभी दोस्तों को दिखाने के लिए मिट्टी के बाइक को लेके जाता है। ये बात सुनील से देखा नहीं गया। वह उसके इलेक्ट्रिक बाइक से पिंटू के मिट्टी के बाइक को धक्का मार देता है और पिंटू का मिट्टी बाइक टूटकर चूर चूर हो जाता है। जब ये बात पिंटू अपने पापा को बोला, पिंटू बेटा, इस बार मैं एक मजबूत जीप का खिलौना बना के दूंगा, ठीक है? ऐसा बोलकर बजरंग ने रातों रात एक मजबूत मिट्टी का जीप का खिलौना बना के देता है। जब पिंटू उस जीप को सुनील के पास लेके गया, सुनील फिर से उसके बाइक से जीप को टकराने के लिए देखता है। ऐसा वह तेजी से आकर पिंटू के जीप को मारता है, लेकिन इस बार सुनील का बाइक टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर सुनील रोते रोते उसके पापा के पास जाते हैं। पापा जी, पिंटू करके मेरा एक दोस्त ने उसकी जीप से तेजी से आकर मेरे बाइक को धक्का देके तोड़ दिया है। आप जल्दी कुछ कीजिए ना। ऐसा झूठ बोलता है। तभी सुनील के पापा विशाल एक जेसीबी को लेके पिंटू और बजरंग के घर के पास जाकर सारे खिलौने और उसके घर को भी तोड़ देता है। तभी बजरंग ने ऐसा बोला, विशाल सेठ, आप तो बड़े हो, कुछ तो दिमाग लगा के काम करना होगा ना। वह छोटे बच्चे हैं, आप भी ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप मुझसे क्षमा मांग के मेरे घर को ठीक करवा दो। अरे चल, मैं तुमसे माफी हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, एक शर्त लगाता हूँ। अगर कल मैं आकर मैं तुम्हारी जेसीबी और घर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी बजरंग नहीं है। ऐसा अगले ही दिन एक बड़ा सा मजबूत मिट्टी का जेसीबी बनाकर बजरंग विशाल के घर पहुंच जाता है और एक ही झटके में विशाल का स्टील जेसीबी को तोड़ देता है। वो जेसीबी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर विशाल दौड़ता हुआ आकर सबके सामने बजरंग से माफी मांगता है और बजरंग को एक नया घर भी बना के दे देता है। तब से बजरंग और पिंटू खुशी से नए घर में रहने लगे। लेकिन बजरंग तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना नहीं छोड़ा। गहनों के चोर। शंकरलाल समरगंज में रहता था। वो बहुत ही समझदार इंसान था। वहाँ के राजा उसकी बहुत तारीफ करते थे और उन्होंने शंकरलाल को अपने यहाँ सलाहकार नियुक्त कर रखा था। राजा के दरबार में कैसा भी मामला आए, शंकरलाल उसे चुटकियों में हल कर देता था और राजा उन्हें हमेशा इनाम में कुछ न कुछ देते रहते थे। ये देखकर बाकी दरबारी उसे चिढ़ते थे। अरे भाई राम गुलाम, राजा तो सब कुछ शंकरलाल को ही दे देते हैं, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। शंकरलाल जो कुछ भी राजा से मिलता घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। अरे भगवान, ये लो, देखो राजा ने आज कितना सुंदर हार दिया है इनाम में। लो, इसे संभाल कर रख दो गहनों वाली पोटली में। जी अच्छा, मैं रख देती हूँ। और शंकरलाल की पत्नी सारे गहनों को एक पोटली में बांधकर बक्से में संभाल कर रख देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल समरगंज में बहुत महामारी फैली। महामारी ने पूरे राज्य को जकड़ लिया।
सैकड़ों लोग मरने लगे और महामारी के डर के मारे लोग समरगंज छोड़कर जाने लगे। राजा ने अपने आप को राजमहल में कैद कर लिया। राजा ने राज दरबार की सारी कार्यवाहियां बंद कर दी। अगले दिन शंकरलाल की पत्नी अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर जाने लगती है और वो शंकरलाल से कहती है, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? भाग्यवान, मैं तो राज्य का कर्मचारी हूँ, मैं राज्य का सेवक हूँ। इधर गांव खाली होता देख कुछ चोर मौके का फायदा उठाते हैं और वो लोगों के घरों से सामान चोरी करने लगते हैं। रात को वो चोर शंकरलाल के घर चोरी करने पहुंचते हैं, लेकिन शंकरलाल पहले से ही सावधान था। शंकरलाल के मन में चोरों से बचने और उन्हें पकड़वाने का एक विचार आया। जैसे ही चोर उसकी खिड़की के पास आए, शंकरलाल जोर जोर से बोलने लगा, अरे बेटा, तुमने वो गहनों की पोटली कहाँ रखी है? पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैंने वो गहनों की पोटली पुराने खंडहर के बीचों बीच दबा के रखी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाबाश बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। चोर शंकरलाल की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। दादा, हम कल जाकर वहाँ से गहने चोरी कर लेंगे, चलो आज किसी दूसरे घर में चलते हैं। ऐसा कहकर चोर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शंकरलाल चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और राजा के सिपाहियों को लेकर पुराने खंडहर में छुप जाता है। रात होते ही जैसे ही चोर वहाँ चोरी करने आते हैं, राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं। चोरों के पकड़े जाने पर राजा शंकरलाल की तारीफ करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। भाई शंकरलाल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें समस्या का निदान करना आता है। आपका धन्यवाद महाराज। नारियल पे चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था, जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है। दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है। आप बोलो तो एक हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ। मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, एक हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या? 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो। काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना। आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर खुद ही नारियल पे चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयां देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली, सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है, जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है।
ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है, अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो। अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा। बस 1 रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रास्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा। ऑटो रिक्शा कंक्रीट मिक्सर। एक गांव में मेहता करके एक बहुत बड़ा कंक्रीट का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारे कंक्रीट मिक्सर लॉरी थे। वह बहुत ही खड़ूस और लालची इंसान था। वहां पर काम करने वालों को ठीक से वेतन भी नहीं देता था। सबसे झूठी वादे करके अपना काम कराता था। एक दिन रामदीन करके एक आदमी जो मेहता के पास काम करता था उसके पास आया। सर, आज मैं रिटायर होने वाला हूँ। आप जानते हैं ना, मैं 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसकी कदर करके मुझे कुछ पैसा दीजिए। मैं अपना बुढ़ापा आराम से बिता लूंगा। रामदीन, क्या बकवास बातें कर रहे हो? जिसके लिए तुमने काम किया उसका वेतन मैंने दे दिया है। फिर से ये सब क्या है? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मेहता ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। घर आकर रामदीन को पता नहीं चला कि क्या करें। उसको उदास बैठे देखकर उसका बेटा शिवाजी ऐसा पूछा, अरे क्या हुआ पिताजी, आप बहुत नाराज दिख रहे हैं? बेटा, मैं रिटायरमेंट के वक्त मेरे मालिक मेहता से कुछ पैसे पूछे, लेकिन वह मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जिंदगी मैं कैसे संभालूंगा। अरे पिताजी, आप दुखी मत हो। मेरे पास एक आइडिया है। आप तो कंक्रीट मिक्सर की व्यापार को अच्छी तरह जानते हैं ना। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। उससे हम एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर को खरीदेंगे। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे घर को बनाने के लिए एक छोटा ऑटो कंक्रीट मिक्सर की बहुत डिमांड है आजकल। अगले ही दिन दोनों जाकर एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीद कर लेके आते हैं और शिवाजी पूरे गांव में उसका एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट चिपका देता है और माइक पे पूरे गांव में घोषणा भी कर देता है, छोटे घरों के लिए बहुत ही कम दाम में ऑटो कंक्रीट मिक्सर, डायल 98484568 फॉर बुकिंग। अगले ही दिन से शिवाजी को ऑर्डर आने लगे। गांव के छोटे गलियों में भी ऑटो कंक्रीट मिक्सर आसानी से जाता था। इसीलिए सभी लोग जो छोटे घर बना रहे थे, सब लोग शिवाजी और रामदीन के ऑटो कंक्रीट मिक्सर को ही बुक करने लगे। देखते ही देखते दोनों बहुत सारे पैसे कमाने लगे। बेटा, तुमने बहुत अच्छा तरकीब सोचा है। क्यों ना हम अभी और ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीदें? हम कुछ आदमियों को भी नौकरी पे रख देंगे। क्या बोलता है? हाँ पापा, सही बोला आपने। उससे उनका भी रोजगार हो जाएगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। हम कल ही जाकर 10 ऑटो खरीदेंगे। ये बात सुनकर मेहता के पास काम करने वाले सभी लोग उसके पास जाकर ऐसा बोले, अरे मेहता साहब, अभी रामदीन हमें वादा किया है कि एक ही साल में हमको एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर की मालिक बनाएगा। अब से हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर सारे लोग रामदीन के यहाँ काम के लिए आ जाते हैं। अभी उसके पास 20 ऑटो भी हैं और बहुत सारा पैसा भी।